नमस्कार दोस्तों, संडे का स्पेशल द एंड शो आपके सामने पेश है। और मार्केट में पिछले हफ्ते काफ़ी उथल-पुथल हुई और ये कह सकते हैं कि लगातार उसमें एक दबाव बना रहा, क्योंकि कई बड़ी दिग्गज कंपनियों के नतीजे आए थे और उस पे मार्केट ने रिएक्ट किया। तो किस तरीके का मार्केट अगले हफ्ते होने वाला है, इसको लेकर के हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो एक बड़ा इम्पोर्टेंट हम लोगों ने ये मुद्दा देखा, सुनील जी के साथ डिस्कस करेंगे कि कुछ 2-3 ऐसी घटनाएँ हुई मार्केट में जिसको डिस्कस करना ज़रूरी है। तो जिसमें पहली एक तो घटना ये हुई कि बजाज फाइनेंस के रिज़ल्ट्स के बाद जो उनकी कमेंट्री आई, उसमें उन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल में 2-3 बारी महत्वपूर्ण बातें कही। एक तो उन्होंने कहा कि एमएसएमई सेक्टर में काफ़ी प्रेशर है और 17 में से 13 सेगमेंट ऐसे हैं जहाँ पे स्लो डाउन के संकेत दिख रहे हैं और 3 सेगमेंट ऐसे जहाँ कॉन्ट्रैक्शन है, यानी घटा हो रहा, कमी हो रही है उसमें। इसी के कॉन्ट्रेरी एक आरबीआई की रिपोर्ट के हवाले से इकोनॉमिक टाइम्स में खबर छपी, कई पिंक पेपर्स में छपी कि रूरल इकोनॉमी बूम कर रही है, वहाँ काफ़ी लोगों के हाथ में पैसे हैं, खर्च कर रहे हैं और सिस्टम में लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा है। ये दोनों चीज़ें आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। तो इसको आज समझने की कोशिश करते हैं। सुनील सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। ये धन्यवाद। जो पहली खबर है कि बजाज फाइनेंस ने ऐसी कमेंट्री दी, इससे बाजार को थोड़ा-सा मूड उसका गड़बड़ हो गया। आप इसको कैसे डिकोड करेंगे सर? तो डिकोड करने के लिए फर्स्ट चीज यहाँ पर ये देखना चाहिए कि जब एक दिग्गज ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है ग्राउंड लेवल में, और बजाज एक पूरी देश में उसके ब्रांचेस है और हर डीलर के पास उसके काउंटर में डीलिंग्स है, रिटेल में फाइनेंसिंग के लिए और एमएसएमई बिजनेस में। तो अगर ये कह रहे हैं तो फर्स्ट हमें उनके फैक्ट्स को लेना चाहिए कि ये सही है, राइट। तो फर्स्ट, क्योंकि ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चेंज इन माइंड है। कल रिएक्शन इतना खराब क्यों हुआ? क्योंकि ये एक अनएक्सपेक्टेड बैड न्यूज मैं कहूंगा, मगर उतना अनएक्सपेक्टेड भी नहीं है, वो भी मैं अभी बात करूंगा आपसे। तो अनएक्सपेक्टेड मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप स्थिति देखिए देश की कि टैरिफ वॉर के कारण जो अनसर्टेनिटी है, उसके कारण कई इंटरनेशनल ब्रोकिंग हाउसेस और रेटिंग एजेंसीज ने कहा कि इंडियन इकोनॉमी के ऊपर खाली 10, 20 या 30 बेसिस पॉइंट्स का जीडीपी ग्रोथ में उसका इंपैक्ट आ सकता है। यानी 6.5 की जो अनुमान थी उसको कह रहे हैं, कई कह रहा है 6.1, कोई कह रहे हैं 6.2, राइट। तो इतना कोई इंपैक्ट नहीं आया। तो माने 6% प्लस जीडीपी ग्रोथ, वो भी एक 5.4% 2 क्वार्टर पहले आने के बाद, जो एक यू शेप्ड की तरह इकोनॉमी रिकवरी हो रही है। तो वो पहले एक आंकड़े आए थे जो बता रहे थे कि शायद इकोनॉमी की हालत ठीक ठाक है, आने वाले दिन में टैरिफ के कारण कुछ चक्कर आ सकते हैं, मगर अब तक ठीक ठाक हो गया है। सेकेंड, जीएसटी के कलेक्शन के नंबर आए, वो भी आप देखिए अप्रैल मंथ में ईयर ऑन ईयर 12%, मई मंथ में भी ठीक आए। तो वो भी कह रहे हैं, संकेत दे रहे थे कि ग्रोथ ठीक है, ग्रोथ हो रही है, इसलिए जीडीपी जीएसटी का कलेक्शन हो रहा है। वो सेकेंड आंकड़े थे। तीसरे आंकड़े थे पीएमआई, जो परचेस मैनेजर का इंडेक्स है, वो आने वाले दिन की जीडीपी का एक अनुमान देता है, और वो भी एक 14 मंथ के हाई पर आ गया था, यानी करीबन 60 के लेवल पे ब्लेंडेड पीएमआई और इंडिविजुअल मैन्युफैक्चरिंग सर्विस दोनों आ गए। तो और मानसून की संकेत भी अच्छी थी। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने और आरबीआई ने, गवर्नमेंट ने फिजिकल तौर पर बजट में टैक्स का गिव अवे किया, और सेकंड चीज आपको आरबीआई ने भी लिक्विडिटी डिविडेंड भी दे दिया गवर्नमेंट को, सीआरआर कट भी कर रहे हैं। तो कुछ कमी नहीं रही थी। तो इसलिए मार्केट की एक जो मैं कहूंगा कि एक्सपेक्टेशन की इकोनॉमी की रिकवरी होनी चाहिए। टैरिफ के कारण थोड़ी एक्सटर्नल सेक्टर्स में दबाव आएगा, मगर डोमेस्टिकली सभी इंडिकेटर्स अच्छे थे। तो अब उस स्थिति में ये ऐसे आंकड़े आने से क्या हो रहा है? तो खास करके एमएसएमई सेक्टर की बात यहां पर आई है। तो इसके लिए मैं एक स्टडी जो मैं कर रहा था, और वो साफ आपने देखा होगा कि कई महीनों से, शायद साल 1.5 साल से ही एक बात हो रही है के शेप्ड रिकवरी की। खबर सभी जगह छपी थी ना, के शेप। तो बहुत लोग समझ नहीं पा रहे कि के शेप क्या है, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो उसमें चीज है कि कंजम्पशन में बड़ी चीजें बिक रही है, छोटी चीजें नहीं बिक रही है। तो के का जो दो अक्षर है वो ऐसे जाता है ना। तो उसमें क्या है कि कई स्थिति इकोनॉमी में अच्छे चल रहे हैं और कई की नीचे गिरी है।
तो ये वाला ग्राफिक आपको सही तरह से उसको एक्सप्लेन करेगा कि देश में क्या हो रहा है कि जीडीपी ग्रोथ अच्छी है, सबके नंबर्स अच्छे हैं, मगर इनकम पोलराइज हो रहा है। यानी खाली 10% लोग देश का 60% इनकम का हिस्सा अपने हाथ में कर रहे हैं। यानी आपको डाउन द लाइन, बॉटम ऑफ द पिरामिड में इनकम बढ़ नहीं रही है। अब पर कैपिटा इनकम 2000 से 2200 से अब 2900 की बात हो रही है, मगर उसमें क्या है कि रिच आर गेटिंग रिचर और पुअर का हालत नहीं चेंज हो रहा है। तो ये ग्राफिक जो देख रहा है, और उसमें एक सेकंड लाइन में एक नंबर है जो खास करके हमें ध्यान देना चाहिए। ये टॉप 10% 60% इनकम बता रहे हैं, पर वो टॉप 10% का कट ऑफ कितना है पता है? 13.5 लाख। ओके। तो 13.5 लाख एक कट ऑफ है, जहां उसके ऊपर सब टॉप 10% आ जाते हैं। तो क्या है कि जो 13.5 लाख माने 1 लाख पर मंथ, तो नेचुरली आप देख रहे हैं तो उसके नीचे, तो इसलिए गवर्नमेंट की भी 12 लाख तक की टैक्स ब्रेक अब आपको समझ आ रहा है। क्योंकि वो हेल्प राइट। करनी चाह रही है जो टॉप 10% से बाहर है। तो गवर्नमेंट को भी ये आंकड़े पता है ना, ये हमारे पास आते तो गवर्नमेंट के पास भी आती होंगी। तो गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि मास में ये पोलराइजेशन को फ्लैटन करके स्प्रेड करें, ताकि एक यू शेप रिकवरी तो शुरू करें। को छोड़िए, यू शेप माने सभी लोग थोड़ी थोड़े इंप्रूवमेंट, वो नहीं हो रही है। और इसका क्लियर कट आप साइन देख रहे हैं कहीं और पे। मैं बताऊं, मैंने JLL जोन्स लांग लसाल, जो एक रियल एस्टेट के बहुत बड़े एनालिसिस करते हैं और एजेंसी है, उन्होंने बताया कि टॉप 7 सिटीज इंडिया में, राइट, दिल्ली, गुड़गांव, आई मीन अपना बॉम्बे, बैंगलोर ऐसे उठाए हैं, वहां पे 1 करोड़ से नीचे वाली घर फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में 32% की गिरावट। ओ। वेर एस प्रीमियम होम्स 1 करोड़ से ऊपर वाले में 6% की बढ़त। तो के शेप का अर्थ क्लियरली से समझ आ रहा है कि सस्ते वाले घर खरीद रहे नहीं है लोग, अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं खरीद रहे हैं, महंगी वाली लोगों के पास इनकम बढ़ रहा है। तो ये जो देश में जो पोलराइजेशन हो रही है ना, इसी का इफेक्ट आपको MSME में भी, तो एक है रिटेल में ये फर्क हो रहा है, इंडस्ट्रियल्स में भी ये फर्क हो रही है कि बड़े कंपनियां इस रेट कट का फायदा अपने आप उठा रही हैं। उनके जो रॉ मटेरियल कॉस्ट की जो टैरिफ के कारण कमोडिटी की प्राइसेस में ईजिंग थी, वो अपने साथ वो रख रही है, मगर बेनिफिट डाउन द लाइन SME और MSME को पास ऑन नहीं हो रहे हैं। तो इसीलिए आप देखें, हम कह रहे हैं कि हमारी जीडीपी ग्रोथ है, मगर बजाज फाइनेंस के रिपोर्ट कह रहा है कि स्लो डाउन का इफेक्ट। ये क्या है स्लो डाउन? भैया हम तो 6% पे बढ़ रहे हैं करके हम तो छाती दबा रहे हैं ना, मगर ये स्लो डाउन ग्रोथ की बहुत अलग है। और इसमें और एक चीज जो लास्ट टाइम के शो में हमने एड्रेस किया था, एक बात मैं अभी उसको वापस दोहराता हूं, क्या है कि देश में इन्फ्लेशन घट रही है ना, तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ घट रही है भैया। भले ही रियल जीडीपी 6% पे बढ़े, पहले 4, 4.5, 5% इन्फ्लेशन तो नॉमिनल जीडीपी 10, 10.5 पे बढ़ सकती थी, और अब 3% पे इन्फ्लेशन दिख रहा है, तो 9% ही ग्रोथ है ना। तो क्या है कि इन्फ्लेशन का इफेक्ट दो तरफा होता है। एक होता है कि इन्फ्लेशन से कॉर्पोरेट की कैपेक्स स्लो डाउन होती है, क्योंकि उनको अगर वो 7%, 8% पे बैंक से लोन ले रहे हैं और प्रोडक्ट को बना, कैपेसिटी क्रिएशन को इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट उधर से निकलता है। अगर उसकी दाम खाली 3% बढ़ने वाली है, तो ब्याज 7% का ये सेल्स का प्राइस इंक्रीज 3%, बाकी 4% कौन बेयर करेगा? तो कॉर्पोरेट अपना कैपेक्स का थोड़ा साइकिल स्लो करेगी, क्योंकि उनको एक हेल्दी इन्फ्लेशन चाहिए, ताकि प्रोडक्ट प्राइस इंक्रीज विल कॉम्पेंसेट फॉर द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। वो नहीं हो रहा। इसलिए मैंने और भी डेटा देखा था आरबीआई की, फ्रॉम लास्ट ईयर 12 मंथ एग्जैक्टली, जून टू जून, हर सेक्टर में लेंडिंग ग्रोथ बैंक्स की, एनबीएफसी नहीं है इसमें, खाली बैंक्स की गिर रही है। चाहे वो रिटेल हो, एग्रीकल्चर हो, कॉर्पोरेट लोन्स हो, इंडस्ट्रियल लोन, सब डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है। यानी तो अब बात उठती है कि रिटेल कस्टमर इस लो इन्फ्लेशन के टाइम में क्यों खरीदारी नहीं कर रहा है? क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही होती स्ट्रांगली, तो उसको भी लगेगा कि अरे मैं दाम बढ़ने से पहले आज खरीद लूं,
मगर उसको लग रहा है कि दाम गिर रहे हैं तो मैं आज पोस्टपोन कर रहा हूं मेरे कंजम्पशन को। तो ये लो इन्फ्लेशन का वो एक नेगेटिव इफेक्ट और भी है। एक है कॉर्पोरेट कैपेक्स की इन्वेस्टमेंट, दूसरी लोग भी खर्चा, अरे दाम तो उतने बढ़ नहीं रहे तो अर्जेंसी नहीं है, और अगर 3% में किसी की दाम गिर रही है तो मैं क्यों अभी जल्दबाजी करूं। तो ये नेगेटिव इन्फ्लेशन देश के लिए अच्छी नहीं है, वो पार्टली इसमें दिख रही है। और के शेप्ड जो इंडस्ट्रियल सेगमेंट में भी ये बजाज फाइनेंस के रिजल्ट से दिख रहा है कि वहां पे भी वो पोलराइजेशन हो रहा है, यानी बड़ी कंपनियां ये जो भी सेविंग्स हो रही है उनको इंटरेस्ट और कमोडिटी प्राइस का वो अपने हाथ में रख रहे हैं और डाउन द लाइन नहीं दे रहे हैं। और अगर प्राइवेट कैपेक्स में वो रिकवरी नहीं हुई तो एमएसएमई का बाय एंड लार्ज कैपिटल गुड सेगमेंट में एक बहुत बड़ा प्ले होता है, तो उनको बुक्स नहीं आ रही है, ये भी हमें दिख रही है। तो जो बात यह है कि दोनों तरफ, दैट इज, एक है जो मैक्रो इकोनॉमी में जो जीडीपी की ग्रोथ है वो हर एवरेज इंडियन को और हर एवरेज कंपनी को फिल्टर नहीं हो रही है, बड़े लोगों के पास ही बैठ रही है, बड़े कंपनियां बड़े लोगों के पास। सेकंड, मैंने जीएसटी का भी थोड़ा स्टडी किया कि अरे जीएसटी तो बढ़ रहा है, तो क्या है, तो दो चीज है इसमें। एक आंकड़े मैंने देखा कि जीएसटी की बढ़त के पीछे इंपोर्ट्स का बढ़त है। सो इट इज नॉट सो मच अबाउट डोमेस्टिक एक्शन, तो इंपोर्ट जो हो रहा है उसमें जो जीएसटी कलेक्शन होती है उसकी वजह से, उसके कारण। वन सेकंड क्या हो गया है कि ये यूपीआई के कारण आज सभी लोग टैक्स ब्रैकेट में आ गए। तो 20 लाख टर्नओवर हो गया तो उसको जीएसटी भरना पड़ रहा है, मगर उसका अभी कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं है क्योंकि सब यूपीआई में पेमेंट कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट में दाखिल हो रहा है, तो वो डेटा गवर्नमेंट के पास जाती है, तो वो क्रॉस वेरीफाई करके कोरिलेट कर रही है। तो आज कोई भी व्यक्ति, तो क्या होता है कि इतने दिनों से एक कैश इकोनॉमी के कारण जो एमएसएमई और लोअर लेवल में वो कैश में ट्रेड करते थे, उतना रिपोर्टेड इनकम नहीं था, मगर अब यूपीआई के कारण, क्योंकि सब लोग अभी यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं, वो रिपोर्टेड फॉर्मलाइज्ड डिजिटलाइज्ड इकोनॉमी में आ रहा है, तो उसका भी जीएसटी कलेक्शन आके बूस्ट हो रहा है। यानी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं है, जो ब्लैक इकोनॉमी से व्हाइट इकोनॉमी में जो शिफ्ट हो रहा है उसके कारण जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, पर इकोनॉमिक ग्रोथ वही है। ऐसा नहीं है कि जीएसटी की ग्रोथ से आप सीधे कह सकते हैं कि अरे इकोनॉमी भी बढ़ रही है। तो जो पहले एक थोड़ा ग्रे या ब्लैक इकोनॉमी में चल रहा था वो थोड़ी अभी व्हाइट में आने से आपको जीएसटी की कलेक्शन बढ़ रही है। तो ये एक रीजन हो सकता है कि क्यों जीएसटी कलेक्शन अच्छी है मगर ओवरऑल यहाँ पे इतना स्ट्रेस दिख रहा है सिस्टम में एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, चाहे वो कॉर्पोरेट पिरामिड हो या इंडिविजुअल पिरामिड हो। ओके, तो सर इसको ये ऐसे समराइज करें कि जो फॉर्मलाइजेशन हो रहा है उसकी वजह से जीएसटी बढ़ रही है, ना कि डिमांड और बिजनेस की वजह से, तो इसलिए जीएसटी की ग्रोथ को आप बहुत मत देखिए। दूसरा, जो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि के शेप, ये बहुत बड़ी चिंता की बात, हम लोग कोविड के इमीडिएट बाद से इस पर डिस्कशन शुरू हो गया था, और अब तो सिचुएशन, अभी अपने ग्राफिक में अगर हम लोग देखें तो मतलब आप ये देखिए कि एक 50 और 40 90% ऐसे लोग हैं जिनकी आमदनी 1.5 लाख से थोड़ी ज्यादा है, और ये नेट ऑफ टैक्स नहीं है, तो यानी आपको आपके हाथ में डिस्पोजेबल इनकम बहुत कम है और बाकी सारा पैसा टॉप 10% के पास जा रहा है। यस, तो इसलिए भी इकोनॉमी में बहुत मूव नहीं दिख रहा है। और तीसरा जो इसका फैसेट है कि बड़ी कंपनियों में भी के शेप चल रहा है, कि सारा फायदा इकोनॉमी का बड़ी कंपनियां ले जा रही हैं, दिग्गज कंपनी ले, छोटी बेचारी मर रही, इसीलिए बजाज फाइनेंस की रिपोर्ट कह रही है। तो सर एक एक बहुत क्विक रिएक्शन इसमें कि ये तो मतलब फिर एक बहुत बड़ी चिंता की बात हो गई कि इकोनॉमी आपकी कह सकते हैं कि स्लो डाउन में है, और उसकी वजह से अब एक ये सिल्वर लाइनिंग है कि फेस्टिवल में देख लेते हैं क्या होता है, अभी कुछ पॉजिटिव स्टोरी छपना शुरू हो जाएंगी कि इतनी इन्वेंट्री हो गई, इतनी डिमांड आ रही है, इतने फोन बिक रहे हैं, बट एक्चुअली होगा कि नहीं होगा, गॉड नोज, राइट? ओके, और यहाँ तो पे मैं कहूंगा कि जनरली कॉर्पोरेट की अर्निंग सीजन आपको जीडीपी को प्रेडिक्ट करती है। हाँ, तो इस क्वार्टर में जीडीपी के आंकड़े क्या आएंगे आपको उसके पहले कॉर्पोरेट अर्निंग्स की ग्रोथ से दिख जाएगी। 9% के आसपास आ रही है, मतलब 10% भी नहीं है। हाँ नहीं, नॉमिनल जीडीपी 9% ही बढ़ रही है ना, वेयर हाँ, बजट में 10% का लिया था प्रोजेक्शन फाइनेंस मिनिस्टर ने।
मगर ये लो इन्फ्लेशन कोई देखिए सब सेलिब्रेट करते हैं लो इन्फ्लेशन को, आरबीआई रेट करेगी तो मार्केट दौड़ेगा। अरे भाई रियल इकोनॉमी में लो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट ऑपोजिट होता है यार। यस, और लास्ट टाइम अगली लोगों ने, अगर फूड प्राइसेस घट गए तो उधर रूरल में भी डिस्ट्रेस आ जाएगी। सर मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, फूड प्राइसेस एक्चुअली घटे नहीं है। करेक्ट। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि ये डेटा कैसे लोग कलेक्ट करते हैं। अभी आप जाइए नीचे जाके सब्जी खरीदिए, आपको समझ में आ जाए कहाँ घटे, कौन से फूड प्राइसेस घट गए, पता नहीं कहाँ से डेटा कलेक्ट करते हैं लोग। नहीं ये होता है और ना मुझे बेस इफेक्ट, क्योंकि लोकल में हमें क्या है पिछले महीने से इस महीने क्या हुआ, मगर ये डेटा हाँ, जो रिपोर्ट होता है वो वाई होता है। तो लास्ट ईयर ये क्वार्टर में क्या हुआ उसके माफिक इन्फ्लेशन को पता है। किसको याद है लास्ट ईयर ये क्वार्टर में क्या होगा यार? मुझे पता है कि लास्ट एग्जैक्ट, मंथ में क्या होगा। मेरे को उसको कंटिन्यूअस सीरियल क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना चाहिए। ईयर ऑन ईयर डेटा से हम सब खुश हो जाते हैं और आरबीआई भी उसी को देखकर रेट कट की बात भी कर लेती है। मगर क्या है कि और देखे ना एचडीएफसी के नंबर में भी देखे थे आपने कि इस क्वार्टर में 16% डिपॉजिट बढ़े हैं, लोन खाली 6% बढ़ा है। तो क्या कर रहे हैं लोग, ये जो पैसा गवर्नमेंट गिव अवे दे रही है वो सेविंग्स में ड्राइव कर रहे हैं, उसको खर्चा नहीं कर रहे हैं। और नहीं उसकी कर रहे हैं। वजह आप देखें तो उनका कंज्यूमर सेंटिमेंट ठीक नहीं है, या फिर जो लोग इस ब्रैकेट में हैं उनको अपनी नौकरी की एक पक्की तरह ये नहीं दिखती है, क्योंकि एआई आ रहा है तो आईटी कंपनी में हायरिंग भी कम कर रहे हैं, तो उनकी फ्यूचर की आउटलुक उनको अच्छी नहीं दिख रही, इसलिए वो कह रहे हैं मैं क्यों ईएमआई में जाके कुछ बड़े चीजें खरीदूं, 1 साल के बाद नौकरी हो रहेगी मेरी नहीं रहेगी, वो एक डाउट। सेकंड मैंने कहा इन्फ्लेशन का भी, अगर बढ़ती है इन्फ्लेशन तो आप जल्दी खरीदारी की सोचते हैं क्योंकि अगले साल बढ़ जाएगा, अगले 6 महीने में बढ़ जाएगा, आपको वो ट्रबल भी नहीं अगर वो है तो। इसलिए क्लियरली आपको दिख रहा है, जैसे मैंने रियल एस्टेट की बात की, क्योंकि लोग कंज्यूम भी नहीं कर रहे हैं। तो अब दिक्कत क्या है कि चीज गवर्नमेंट ने भी सही समझा, इसलिए उन्होंने गिव अवे टैक्स के जरिए करने की कोशिश की और ये की, और आरबीआई भी दबाव डाल रहा है कि ट्रांसमिशन हो लोन रेट्स का ताकि लोग खर्चा करें। मगर रिवाइवल ऑफ कंजम्पशन, मास कंजम्पशन, और उसके बाद प्राइवेट कैपेक्स का रिवाइवल, ये दोनों ही, क्योंकि गवर्नमेंट जितना कैपेक्स पे खर्चा कर सकती है वो तो कर रही है, अब उससे बढ़ के इतना कितना कर सकती है। तो अब हाथ में है डोमेस्टिक कंजम्पशन कम प्राइवेट कैपेक्स, ये दोनों एक के बाद एक आना है, तभी हम इकोनॉमी को इस जो अभी परसीव स्लो डाउन दिख रही है ना उससे बाहर आना है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बढ़ने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट सर। और इसमें मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आप जीएसटी को रेशनलाइज नहीं किया ना तो बहुत मुश्किल होगी। ये पता नहीं गवर्नमेंट समझ रही होगी, लेकिन वो भी मजबूरी है, उन्होंने इतने बयाने ले रखे हैं फ्री वाले कि उनके लिए पैसा चाहिए उनको, तो वो जीएसटी और टैक्स कलेक्शन से वसूली कर रहे हैं। खबरें आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर चल रही है कि बंगलुरु में लोगों ने यूपीआई वाला वो बार कोड निकाल के फेंक दिया, अब कैश में हम करेक्ट सिर्फ डील करते हैं। करेक्ट। क्योंकि सही बात है कि अगर वो सबको लग रहा तो वो कैश में करेंगे, जाइए आप फिर पकड़िए घर घर जाकर के कि कौन कर रहा है। फॉर्मुलाइजेशन का जो तरीका है ना वो थोड़ा एब्रप्ट है, मुझे लगता है इसमें थोड़ा और सोचने की जरूरत है कि कैसे फॉर्मुलाइज करें। खैर, ये तो थी बात इकोनॉमी की, और बजाज फाइनेंस ने पूरे मार्केट में एक हलचल पैदा कर दी कि इसको करेक्ट। डिकोड करना चाहिए, सुनील सर ने बहुत अच्छे से डिकोड किया। अब एक दूसरा सर पॉइंट आया था कि फ्राइडे को अचानक हाँ मिड और स्मॉल कैप में, लार्ज कैप में तो ठीक है वो निफ्टी दिखता था कि कितना गिर रहा है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में अचानक तेज गिरावट देखने को मिली। ये क्यों हुआ? क्या ये जो डर बन रहा था वही लगातार वहां पे जाके आया और अचानक से लोगों ने फ्राइडे को अपनी पोजीशन हल्की कर ली? देखिए मैं थोड़ी बात आपको देखूंगा कि एक जो डेटा हम डिस्कस करने वाले हैं एफआईआई की ना, तो उसके पहले मैं, क्योंकि मिड एंड स्मॉल कैप में आपको डीआईएस का ज्यादा प्ले होता है ना, तो उस हिसाब से इसको देखने की जरूरत है। फिर उसको हम एफआईआई की फ्लोस की तरह भी कोरिलेट करेंगे आप, क्योंकि आप इधर एक दिन की करेक्शन की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा उसको लंबा खींचूंगा और कहूंगा कि जैसे आप यहाँ दिख रहे हैं एफआईएस की टोटल 3 महीने में 24,000 करोड़ की खरीदारी हुई, और अच्छा, खाली इसमें एफआईआई का डेटा हाँ बड़ा इंटरेस्टिंग है। एफआईआई का डेटा देखिए आप, दोनों क्वेश्चन को मिक्स करके लेते हैं। हाँ जुलाई महीने में अभी खत्म नहीं हुआ जुलाई का महीना, 30,500 करोड़ की सेलिंग आ चुकी है एफआईआई की तरफ से। और जून में, मई में, अप्रैल में, मार्च में, फरवरी तक वो नेट सेलर थे, हैवी सेलर थे।
मार्च से उन्होंने बाइंग शुरू की थी, नेट बायर थोड़े थोड़े हुए, पूरा 4 महीने में उन्होंने 24,000 करोड़ खरीदा, और जुलाई के अभी खत्म नहीं हुआ उन्होंने 28,000 30,000 करोड़ ठोक दिया। तो ये तो मतलब गेम पलट दिया क्या उन्होंने पूरा? नहीं, मैं बताता हूँ उसको, ये आंकड़े रहने दीजिए स्क्रीन में, ठीक है। हाँ। मैं इसके साथ आपको, क्योंकि आपने स्मॉल एंड मिड कैप की सवाल पूछा, उसको साथ इसके साथ दोनों साथ में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये उसी को रहने दीजिए, ये तो आप सभी के मन में आ गए अभी 1.3 और 2 तो अभी सबने उसको मेमोराइज कर दिया होगा, ये स्लाइड पे रहेंगे। तो हाँ। आप कह रहे हैं कि मार्च को छोड़िए क्योंकि 2000 करोड़ की बात है, अप्रैल मई जून 3 महीनों में उन्होंने 22,000 करोड़ खरीदारी की थी, राइट। तो मैं एक, आपको तो आंकड़े पता है, तो आप बताइए मुझे कि अप्रैल मई जून और जुलाई, ये 4 महीने, इस मंथ डीआईएस का भी 39,000 करोड़ का खरीदारी हुआ है, ये जुलाई में पॉजिटिव 39,000, ठीक है। मगर अप्रैल से अगर जोड़ेंगे आप, आपको पता है वो नंबर क्या है? नहीं, मैं कितना? बताता हूं, 1,80,000 करोड़। तो ये क्या है, फाइनेंस ने फायदा उठा लिया उनका? 1 लाख नहीं, अप्रैल से आज तक, ओके, अप्रैल में उन्होंने ज्यादा नहीं किया था, मुझे ये भी पता है, अप्रैल में खाली 4,000 करोड़ डीआईएस का। मई और जून में उन्होंने 69 और 65,000 करोड़ खरीदा है, यानी 1,35,000, और इस महीना 40,000 पकड़े तो 1,75,000 करोड़, और अप्रैल का 4,000 जोड़ देंगे तो 1,80,000 करोड़ डीआईआई ने खरीदा है, राइट। तो ये बात अब रखिए, तो ये क्या है, तो इसके बाद और एक आंकड़ा मैं जोड़ता हूं, मार्च एंड में, क्योंकि ये डीआईआई की बात है जिसमें इंश्योरेंस भी आता है, पीएमएसएफ, म्यूचुअल फंड भी आता है, बट खाली म्यूचुअल फंड के देखें तो मार्च एंड में उनकी कैश बैलेंस, टॉप 20 म्यूचुअल फंड हाउसेस की इक्विटी की कैश बैलेंस 7.2% तक बढ़ गई थी। यानी कि जब एफआईएस बेच रहे थे, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने भी पूरी खरीदारी नहीं की जनवरी फरवरी मार्च में, उन्होंने भी अपना कैश बैलेंस, जो भी मंथली इनफ्लोज आ रही थी डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स को, वो भी कैश को इकट्ठा कर रहे थे टिल मार्च एंड, और अप्रैल से लेकर आज तक जून एंड तक वो 7.2 बन गया 5.4, यानी ये 1,80,000 करोड़ में म्यूचुअल फंड्स ने भी पूरा डिप्लॉय कर दिया। अब इसको समझने की क्या है, क्यों मार्च एंड में रेस किया और अप्रैल में जून में उन्होंने इसको डिप्लॉय किया, क्योंकि वो सब लास्ट क्वार्टर का अर्निंग सीजन का इंतजार कर रहे थे, और जैसे ही अर्निंग सीजन की रिजल्ट्स आई, उन्होंने वहां पर उसको खरीदारी से अपना कैश को पूरा खत्म कर दिया, क्योंकि 5% नॉर्मली एक एवरेज नियम, जब मैं सुंदरम में था मैं भी नियम रखता था कि 5% से नीचे कैश बैलेंस को नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो मेरा मानना है कि इंडस्ट्री भी ओवरऑल एवरेज ये रखती है, कोई किसी फंड हाउस का 7 का लेवल होता है, किसी का 3 का लेवल होता है, बट एवरेज इंडस्ट्री का पकड़े 5। तो यानी एज ऑफ नाउ, एज ऑफ जून एंड, म्यूचुअल फंड्स ने पूरा अपना जो एक्सेस कैश रखने की सोच थी उसको पूरा डिप्लॉय कर दिया। अब इस महीने में जो 40,000 करोड़ की उन्होंने खरीदारी की है, वो है ये फ्रेश कलेक्शन इस महीने का, यानी 25,000 करोड़ आपने देखा होगा कि फ्रेश बुक आई थी इस नेट फ्लोस, राइट, इस महीने में को, और थोड़ा बहुत 10-15,000 करोड़ का पिछले महीने का कैश बैलेंस उसको डिप्लॉय कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं कि आज स्थिति है कि म्यूचुअल फंड्स ने जम के खरीदारी कर दी अप्रैल मई जून में, और एफआईएस ने भी जो खरीदना था तब 24,000 करोड़ उन्होंने भी खरीद लिया, यानी मार्केट में पूरी बाइंग। और इसीलिए अगर आप दो आंकड़े में बताऊं आपको, एक 3 मंथ का रिटर्न, एक 1 मंथ का रिटर्न। 3 मंथ का रिटर्न आई थिंक मेरे ख्याल में निफ्टी का कुछ 5% का था, 5%, या स्मॉल मिड कैप इंडेक्स का 8% है, स्मॉल कैप इंडेक्स का 10%। यस, यानी ये 1,80,000 करोड़ पूरा मिडिल स्मॉल कैप में ही ज्यादातर गया ना, इसलिए 3 मंथ। मगर 1 मंथ की रिटर्न देखे तो पलट गया, करेक्शन ज्यादा स्मॉल कैप में है, क्योंकि कल की करेक्शन के बाद की बात कर रहा हूं, एज ऑफ नाउ स्मॉल कैप वर्स्ट परफॉर्मर है 1 मंथ में, और आई थिंक लार्ज कैप का फ्लैट है, 2% है, 1.5 2% 1 मंथ रिटर्न है। तो क्या हो रहा है कि ये, अब आते हैं कि कल की बात के ऊपर क्या हो गया कि इन्होंने
जीडीपी के आंकड़े जो रिलीज हुए थे और उससे सबको लगा कि एक यू शेप्ड रिकवरी आ रही है। और मैंने भी आपसे कहा था कि दो कॉर्पोरेट्स ने अप्रैल में जून में ही गाइडेंस को दबा के दिया था, फिर भी मार्केट सोच रही थी कि टैरिफ का इश्यू सॉल्व हो जाएगा और ये जो अंडर प्रॉमिस कर रहे हैं उससे बेहतर रिजल्ट्स आने लगेगी। इस चीज बेसिस पर एफआईआईस और डीआईएस दोनों ने खरीदारी अप्रैल मई जून में की है। ठीक है, अब ओके। दिस मंथ डीआईएस भी खरीदारी कर रहे हैं, मगर एफआईआईस की बारी पलट होगी कि 3-4 चीज हुए। एक हो गया कि यूएस ने एक चीन के साथ एक तरह का गठबंधन, पूरी ट्रेड डील नहीं साइन हुई है बट एक तरह का गठबंधन हो गया कि हम गठबंधन हो। ये करेंगे, राइट। तो चाइनीज मार्केट का सोचिए, चाइनीज मार्केट का करेक्शन इतना हुआ है कि 1 ईयर फॉरवर्ड पी 11 है आज। इंडिया का 1 ईयर फॉरवर्ड पी 23 है आज, राइट। और चाइनीज इकोनॉमी हमसे 4.5 गुना बड़ा है। और ऐसा नहीं कि चाइना कोई स्लो डाउन में जा रही है, उनकी स्लो डाउन है रिलेटिव स्लो डाउन। उनकी इस साल की ग्रोथ रेट 4.5% है। वो पहले 6-7 पे बढ़ रहे तो 4 पे आ गए तो इसको स्लो डाउन कह रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है कि डी ग्रोथ में चले गए। तो उनकी $23 बिलियन की इकोनॉमी में 4% की ग्रोथ उठा दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, तो उस मार्केट में अगर उसको खाली 11 पी में मिल रहा है तो एफआईएस ने सोचा कि यहां पर मैंने ऑलरेडी खरीदारी कर ली अप्रैल में जून में इन द एक्सपेक्टेशन की सब अच्छा हो जाएगा। मगर क्या हो गया, बीटीए तो डिले हो रहा है। और बीटीए में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इंडिया एक टफ स्टांस ले रही है जेनेटिकली मॉडिफाइड और अग्री और डेयरी में, इसके कारण वो साइन नहीं हो रही है। तो ये डिले हो रही है तो एफआईएस को थोड़ी दिक्कत आ रही है। अगर ये डील साइन नहीं हुआ तो अगस्त 1 से क्या इंडिया को 26% टैरिफ लग जाएगा? करेक्ट। क्योंकि बस अभी 4 दिन ही बाकी है। वो इंडिया के ट्रेड टीम जाकर वापस भी आ गई, कोई डील सामने नहीं दिख रहा है। तो अगर टैरिफ इंस्टेड ऑफ द पॉस्ट में जो 10% लगाई थी ना, उसको अभी एक्सटेंड किया गया 1 और महीने के लिए, मगर अगस्त 1 से अगर 26% टैरिफ लग गई तो इम्पैक्ट ऑफ दैट ऑन इंडिया विल बी क्वाइट सीवियर। यानी कि ऑलरेडी अभी हम बात कर रहे हैं, स्लोडाउन की बात कर रहे हैं, तो अगर वो टैरिफ का इम्पैक्ट भी आ गया तो इट विल ओनली एक्सेंचुएट। तो अब डाउट है मन में कि क्या इंडिया और यूएसए जल्दी कुछ ना कुछ एक इंटरम डील एटलीस्ट साइन करेंगे कि नहीं, तो ये डाउट आ गया। चीन उधर बहुत सस्ता दिख रही है। और तीसरी बात है कि ओवरऑल उनको इमर्जिंग मार्केट के एलोकेशन में ही थोड़ी प्रेशर आ रही है, क्योंकि फेड उधर रेट कट की बात अभी तक स्ट्रांगली नहीं कर रही है। तो उधर अगर रेट कट नहीं हुए तो अगर यूएस की जो 10 ईयर यील्ड 4.5 के ऊपर कंटिन्यूसली रह गई तो उनको यूएस डेट ही एक अच्छी ऑप्शन है ना। बिना रिस्क लिए मेरे को 4.5% यूएस डेट में मिल रहा है, तो मेरे को इमर्जिंग मार्केट में जाके रिस्क लेके, खास करके एक एक्सपेंसिव मार्केट जो इंडिया है, तो अनलेस उनको अभी कुछ ना कुछ एक ग्रीन शूट इंडियन रिकवरी के बारे में दिखना चाहिए, यानी बीटीए का साइनिंग, ऐसा कुछ होना चाहिए, या फिर उधर एक रेट कट का माहौल आना चाहिए। अभी फेड के है ना बैठक, अभी कुछ दिन में आ जाएगी, तो क्या उधर पावेल और ट्रम्प की जो एक नई बिल्डिंग की इनॉग्रेशन में कुछ बातचीत हुई, मैंने सुना है, दबाव डाल के पावेल कुछ ना कुछ इंडिकेशन देते हैं कि मैं कुछ रेट कट कंसीडर करूंगा, तो पलट सकती है। बिकॉज रेट कट्स आर फेवरेबल फॉर FII फ्लो आउट ऑफ इमर्जिंग मार्केट इनटू इमर्जिंग मार्केट, बिकॉज रिस्क को तभी एक वो प्रीमियम जस्टिफाई होता है। तो बात यह है कि एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो यूएस की रेट कट का ना आने का बात है। सेकंड है चीन का बहुत सस्ता दिखने की बात है, और ऐसा नहीं कि वो नेगेटिव ग्रोथ में है, 4% 4.5% कोई कम ग्रोथ नहीं है। और वो इकोनॉमी में भी चाइना स्टिमुलस की बात कर रही है कि अगले साल 5% टारगेट कर रही है, 4.5 से इंप्रूव होकर। तो इसीलिए इंडिया के लिए जो एलोकेशन है इस महीने उन्होंने रिडेम्पशन शुरू कर दिया। कि क्या है, ये प्रॉफिट बुकिंग है। ये एक्चुअली क्या है कि उन्होंने, क्योंकि 3 महीने में खरीदारी की ना, तो जो शॉर्ट टर्म फंड्स थे उनका अच्छा प्रॉफिट बना है।
तो वो कह रहे हैं कि मैं अभी प्रॉफिट को बुक करके फिर वापस में आऊंगा जब कुछ क्लैरिटी आ जाए, पर तब तक मैं क्यों रिस्क लूंगा कि ये ग्रोथ। और कल की जो बजाज की जो एक आउटलुक दिया है उन्होंने ब्रॉडर इकोनॉमी के बारे में, इट इज नॉट हेल्पिंग देयर कॉस्ट। एफआई सोचिंग अरे यार ये तो हमें तो एमएसएमई में इतना पता नहीं है, अगर ये लोकल कंपनी ही बता रही है कि एमएसएमई में कुछ गड़बड़ है तो मैं भी क्यों ना सावधान रहूं। सो दिस इज नॉट ओनली हर्ड बाय अस, इट इज आल्सो हर्ड बाय एफआईआईस एंड इंटरनेशनल स्टॉक ब्रोकर्स ना। नहीं नहीं, वेरी इंटरेस्टिंग सर। देखिए अभी मुझे लगता है गवर्नमेंट को थोड़ा वॉर फुटिंग पे काम करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। वो धनखड़ जी के इस्तीफे को लेकर के जो चिंता चल रही है ना, उसकी बजाय इकोनॉमी की चिंता करनी चाहिए। धनखड़ जी तो गए, वो क्यों गए इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, गए तो गए। क्योंकि अगर डोमेस्टिक प्रॉब्लम है, एफआईआईज में है और इतना ट्रेड टैरिफ का इशू चल रहा है, तो वो ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वरना मेरे मन में एक शंका है सर कि ये जो फेस्टिवल सीजन है ना, ये अक्टूबर में खत्म हो जाएगा। 24 अक्टूबर की दिवाली है, ये सब खत्म हो जाएगा। करेक्ट। और जुलाई, अगस्त, सितंबर का जो ये क्वार्टर है, इसके रिजल्ट आने शुरू होंगे अक्टूबर में। यस, राइट। तो फेस्टिवल की तैयारी के लिए कंपनियों ने कितना माल बनाया, कितना बेचा, कितनी इन्वेंट्री है, इस सब का लेखा जोखा अक्टूबर रिजल्ट में आएगा, Q2 में। करेक्ट। अगर वो गड़बड़ हुआ, यानी माल नहीं बिका, तो अक्टूबर काफी खराब हो सकता है मार्केट के लिए। आपको लगता है ऐसा? सी मेरे को क्या है ना प्रॉब्लम, मैं बताऊं, मेरी प्रॉब्लम यह है कि दो चीज है। एक है म्यूचुअल फंड्स ने जो भी सरप्लस कैश है उसको ऑलरेडी यूटिलाइज कर दिया। अभी फ्रेश जो भी आएगा इस महीने एसआईपी बुक्स के जरिए जो भी है, वही वो फ्रेश डिप्लॉय कर सकेंगे। तो इसलिए कल आपने वो सवाल मैंने आंसर नहीं किया, कल क्यों इतना हैवी सेलिंग हुआ, क्योंकि कल उन्होंने प्रॉफिट बुक किया जैसे एफआईएस कर रहे थे, वैसे उन्होंने किया। कल उन्होंने प्रॉफिट बुक किया ताकि कैश जनरेट करके अभी कंपनी की रिजल्ट आएगी तो सही कंपनी को खरीदने के लिए पैसा चाहिए ना भैया। पूरा कैश, मैंने इसलिए वो आंकड़े को बताए थे, उन्होंने पूरा जो सरप्लस कैश उसको डिप्लॉय कर दिया। अब एक कंपनी की नंबर्स अच्छी आई, उसकी आउटलुक अच्छी है, उसको खरीदने के लिए मुझे पैसा चाहिए, तो मैं क्यों इंतजार करूं कि उस दिन के लिए मैं आज ही जहां पे भी मेरे को अच्छी प्रॉफिट दिख रही है मैं बुक करके कैश रखूंगा। तो अब इस महीने में, अब अगस्त के थ्रू मैं देख रहा हूं कि डीएमएफ थोड़ा अपना कैश बैलेंस को बिल्डअप करेंगे बाय बुकिंग प्रॉफिट्स, तो ये सेलिंग प्रेशर की दबाव डोमेस्टिक की तरफ से भी थोड़ी होगी। वो नंबर वन। नंबर टू बात क्या है बताऊं मैं, कि भले ही आप स्लो डाउन की बात करें, भले ही आपसे कि टैरिफ नहीं आया, अरे इंडियन इकोनॉमी का क्या है, प्रॉब्लम यह है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने, बिकॉज उनके पास कैश आया है, उन्होंने ये स्लो डाउन को इग्नोर किया है और उसके बावजूद खरीदारी की है। यानी जो एक कैपिटल मार्केट का साइकिल होता है कि खबर बुरी आए तो गिरना चाहिए और अच्छी खबर आई है तो बढ़ना चाहिए, इन्होंने ये बुरी खबर के वक्त में इन्होंने बेचा नहीं, मार्केट को गिरने नहीं दिया भैया। तो एक एफआई भी देख रहा है कि मेरे को यहाँ वैल्यू टेरिटरी में नहीं आ रही है, खाली आईटी इंडेक्स एक भयंकर करेक्शन में है उसके अलावा कौन सा किसी में करेक्शन ही नहीं हुआ है। तो एक वैल्यू के तौर पर हम डोमेस्टिक बाइंग की इतनी स्ट्रांग का नेगेटिव क्या है बताएं, कि मार्केट फ्लैट हो रही है, गिर नहीं रही है, ये कंटिन्यूसली सपोर्ट दे रही है कि कोई एफआई ने आके कुछ स्टॉक को बेचा, उसको जाके कोई खरीद रहा है, तो गिरने नहीं दे रहे। तो एक आर्टिफिशियली हम इसको लाइफ सपोर्ट में रख रहे हैं मार्केट को। अगर स्लो डाउन है तो कहीं पे किसी कंपनी की दाम में गिरावट आकर कुछ तो मार्केट में करेक्शन आनी चाहिए, हम उसको नहीं होने दे रहे। वो एक तरफ से रिटेल निवेशक के लिए अच्छी बात है, क्योंकि वो इस वॉलेटाइल टाइम में देख रहा है कि मार्केट में थोड़ी स्टेबिलिटी है, ठीक है, उसको कंफर्ट दे रही है, ये अच्छी बात है। मगर एक एफआई के रूप में देखें आप, तो मुझे एक स्लो डाउन है, मेरे को मार्केट में करेक्शन चाहिए तो कि मैं आके फिर रिवाइवल में मैं बेट करूं। अगर स्लो डाउन ही नहीं, आपने मार्केट में करेक्शन ही नहीं आने दिया, तो मैं कब आके घुसूंगा फ्रेश परचेसिंग करने के लिए यार। तो ये ना हम कह रहे हैं डोमेस्टिक से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग, अरे व्हेन इकोनॉमी इज ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इज फैंटास्टिक, बट व्हेन इकोनॉमी थोड़ी स्लो डाउन में आ रही है फिर भी आप बाइक सपोर्ट दे रहे हैं, तो क्या मीनिंग क्या है फिर? वैल्यूएशन का ग्रोथ का क्या मीनिंग है? आप लिक्विडिटी है इसलिए जाके खरीदारी कर रहे हैं ना। करेक्ट। तो खैर ये स्थिति बनती दिख रही है, तो ये कह सकते हैं कि मार्केट मेक और ब्रेक की सिचुएशन में है।
नहीं उतना बहुत एक्सट्रीम बात मत उठाइए आप। मैं ये फैक्ट्स को लेआउट कर रहा हूँ। अभी अर्निंग सीजन अभी शुरू हुआ है, एक हम्म, एक तरफ से इंतजार हम्म। करेंगे सर ये आप अर्निंग अपने थोड़ा सा आ रही राइट है। रहिएगा, हाँ थोड़ा सा आप अपने हल्का सा राइट हैंड की साइड में रहिएगा। हाँ, हाँ हाँ, बस बस, हाँ ये। मैं कह रहा हूँ कि अभी बहुत जल्दबाजी ना करें, अभी थोड़ी हम्म, इंतजार करें। लेट्स सी के बजाज फाइनेंस की इंडिकेटर से बाकी कंपनियों की भी ऐसे ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि बजाज एक सेकंड डेरिवेटिव है ना, जिसका हम्म, बिजनेस बढ़ रहा है फिर उससे वो लेंडिंग इधर ले चुका है और रीपे नहीं कर रहा है, इसलिए एनपीएस बढ़ रही है, या फिर लोन ग्रोथ की स्लो डाउन से कोई लोन ही नहीं ले रहा है, राइट। बैंकिंग की इंडेक्स मैंने दिखाया आपको। तो हम्म, इसको थोड़ा कंजम्पशन ओरिएंटेड कंपनी से कैपिटल ऑर्डर्स, कैपिटल बुक्स, कैपिटल गुड्स वाली कंपनी से ऑर्डर बुक कैसी दिख रही है, ये सब डेटा फ्यूचर के बारे में हमें कुछ जानकारी चाहिए। जैसे आपने कहा स्टॉकिंग कैसे कर रहे हैं फेस्टिवल सीजन के लिए, तो इसलिए मैं अभी, ये जस्ट इनिशियल आंकड़े हैं, कल ही बजाज ने ऐसा कुछ बुरी खबर दे दिया है, इमीडिएटली नी जर्क रिएक्शन ना करें, इंतजार करेंगे कि कैसे अर्निंग सीजन में क्या एटलीस्ट आउटलुक, भले ही इस क्वार्टर के नंबर उतने अच्छी ना दिखे मगर आउटलुक तो अच्छा बताएंगे, तो वो मार्केट के लिए कुछ एक पॉजिटिव ट्रिगर बन सकती है। और मेरा खाली ये है कि मार्केट कंसोलिडेशन फेस में रहेगा, बिकॉज एक फ्रेश अगर किसी कंपनी की जोरदार नंबर आ गई या जोरदार आउटलुक आ गई, उसको जोरदार तरीके से खरीदने के लिए जोरदार पैसा चाहिए ना, वो नहीं है आज, क्योंकि एक एफआईएस की आज दिलचस्पी नहीं है इंडिया के ऊपर, और दूसरी बात है कि डोमेस्टिक ने भी पूरा कैश अपना करीबन 2 लाख करोड़ का हम्म, खरीदारी महीने में कर दिया है, तो उन्होंने सब अपना दाव खेल लिया। अब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करके फ्रेश कैश लेके फिर सही कंपनी खरीदने का माहौल अभी चालू हुआ है, तो वो चलेगा, तो मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे ऐसी वॉलेटाइल कंसोलिडेशन फेज में रहेगी, पर एक्सट्रीम मेक और ब्रेक में मत कहना ऐसा कुछ। अरे मैं तो सोच रहा था न्यू हाई बन जाएगा, लेकिन न्यू हाई तो अभी लग रहा है नहीं बनेगा, क्योंकि पैसे नहीं है, खरीदारी कहाँ से होगी। खैर अभी एक रिजल्ट सर आना है एसबीआई का, वो भी इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट करता है, तो उस पर नजर रहेगी कि यस, स्टेट बैंक के नतीजे क्या इशारा करते हैं। नहीं देखिए, एचडीएफसी बैंक के जो नतीजे है, जैसे मैंने कहा डिपॉजिट ग्रोथ स्ट्रांग और लेंडिंग ग्रोथ उतना अच्छा नहीं था, मीन सिंगल डिजिट में था, मगर आईसीआईसीआई बैंक का थोड़ा ऑपोजिट था, उनकी लेंडिंग ग्रोथ अच्छी थी बट डिपॉजिट ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं, तो ये दो दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंक के थोड़े स्लाइटली कॉन्ट्रा में थे इन टर्म्स ऑफ द टॉप लाइन एंड द खाली लोन ग्रोथ में, पीएटी की बात नहीं कर रहा हूँ, राइट। तो एसबीआई का क्योंकि उनकी रीच बहुत डीप इनटू इंडिया है, और जैसे बजाज फाइनेंस की तरह एसबीआई एमएसएमई लेंडिंग में बहुत अपने फिंगर्स को पूरा दबा के रखा है, तो रियल एसबीआई एमएसएमई की स्टेटस के लिए एसबीआई का आउटलुक थोड़ा बेहतर आपको दिखा सकता है। क्यों मैं कह रहा हूं, मेरा मानना है कि ये एनबीएफसी लोग की ये एमएसएमई एक्सपोजर थोड़ी रीसेंट है, इसने ऐसा नहीं कि वो 10-15 साल से एमएसएमई को लेंड कर रहे हैं, ओके। राइट। तो ये सब रिसेंटली, क्योंकि रिटेल में उन्होंने ऑलरेडी एक्सप्लॉइट किया, अब वो एमएसएमई में एंटर कर रहे थे, राइट। तो क्या है कि इसमें अगर एसबीआई ऐसे तो वो 10-15-20-40-50 साल से एमएसएमई को लेंड कर रही है, और पिछले साल क्या हुआ, ये लोन ग्रोथ की डिक्लाइन मैंने कहा ना, एक कारण था आरबीआई ने सडनली अनसिक्योर्ड लोन्स के ऊपर टाइटन कर दिया, गोल्ड लोन के ऊपर टाइटन कर दिया, नॉर्म्स को बढ़ा दिया उन्होंने, करेक्ट। तो बैंक्स में सब थोड़ा उन्होंने अपना हाथ उससे निकाल दिया, उसमें घुस गए थे एनबीएफसी। तो मेरा मानना है कि उन्होंने एक हाई रिस्क एंड ऑफ द एमएसएमई में ही उनको एंट्री मिली, क्योंकि एक अच्छी क्वालिटी एमएसएमई कंपनी तो एसबीआई पहले से दे रहा है और उसको देता रहेगा। जहां एसबीआई ने शायद मना कर दिया, वो आ गया प्राइवेट सेक्टर एनबीएफसी के पास, मुझे लोन दो, तो वो एक ऑलरेडी रिस्क कर्व में थोड़ा हायर रिस्क लेवल की कंपनी, तो एनबीएफसी, क्योंकि ये भी याद रखिए एनबीएफसी की लेंडिंग रेट बैंक से ज्यादा होती है, क्योंकि वो अल्टीमेटली बैंक से ही बोरो करके एनबीएफसी को लेंड कर रहे हैं, तो नेचुरली उसको और रिस्क उठाना पड़ता है। तो जैसे बजाज फाइनेंस, एनबीएफसी जो एमएसएमई को लेंड कर रहे हैं, वो थोड़ी हायर रिस्क एंड ऑफ द एमएसएमई लेंड कर रहे हैं, वेयर एसबीआई का एक अच्छा गुड क्वालिटी एमएसएमई और कर्व में पूरे इसको कवर करेंगे, तो वहां से एक बेटर आपको एक आउटलुक भी मिलेगी एमएसएमई सेक्टर के बारे में, कि ओवरऑल कैसे बिहेव कर रहा है। खाली ये प्राइवेट सेक्टर एनबीएफसी के लेंडिंग
से देखकर हम पूरे एमएसएमई सेक्टर को ये एक ये लगाना भी सही नहीं होगा, क्योंकि गुड क्वालिटी एनबीएफसी को अगर एसबीआई से सस्ते में लोन मिल रहा है, वो क्यों जाएगा बजाज फाइनेंस या कुछ और फाइनेंस के पास, राइट। राइट? तो ये बात भी वेट करके देखिए, मैं कोई जजमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट कह रहा हूं यस डेफिनेटली स्ट्रेस है, वो बात एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बट स्ट्रेस जिन्होंने बहुत ज्यादा बोरिंग किया है इसीलिए वो पे नहीं कर पा रहे हैं, ओवर लिवरेज कर दिया है, खाली उधर है। क्या जेन्युइन गुड क्वालिटी एमएसएमई में भी ये दिक्कत दिख रही है? ये एसबीआई के डेटा से थोड़ा बेटर जानकारी हमें मिल सकती है, तो वेट करेंगे उसके लिए भी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है सर। पहले क्या होता था कि इकोनॉमी में लोन खराब हो गया तो एनपीए हो जाता, इस बार एनपीए नहीं बढ़ रहा है, लोग लोन ले ही नहीं रहे, मेरे को लेना ही नहीं है, जाओ काम ही नहीं कर रहा है। तो ना एनपीए हो रहा है ना क्रेडिट ग्रोथ हो रही है, दोनों नहीं हो रहे। क्या इंटरेस्टिंग सिनेरियो बन रहा है। तो हम लोगों ने सर डिस्कस ये किया कि इकोनॉमी में थोड़ा स्ट्रेस है, बजाज की कमेंट्री से ऐसा लगता है, लेकिन अभी थोड़ा और वेट करना चाहिए। दूसरा एफआई बेच रहे हैं क्योंकि उन्होंने, उनके पास कोई ट्रिगर नहीं है यहाँ पे खरीदारी करने के लिए, और चाइना वगैरह से बेटर ऑप्शन है, थोड़ी क्लैरिटी चाहिए। और तीसरा ये कि म्यूचुअल फंड ने जो 2 लाख करोड़ झोंके थे, उन्होंने थोड़ा सा प्रॉफिट ले लिया, इसलिए फ्राइडे को थोड़ी सी गिरावट मिड स्मॉल कैप में, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा पैसा उन्होंने डाला था। तो अभी चूंकि अर्निंग सीजन लगभग, हाँ, और 3 महीने में 10% उन्होंने बनाया स्मॉल कैप इंडेक्स में और 8% मिड कैप में, तो पैसा भी उधर ही बना है ना। तो अब बिल्कुल पैसा वहां बनाएंगे, तो एमएफ की बिकवाली से गिरा मिड कैप स्मॉल कैप। और अब अभी रिजल्ट सीजन लगभग कंप्लीट होने वाला है, लेकिन अगला हफ्ता और इम्पोर्टेंट होगा जहां पे और कई सारी कंपनी के रिजल्ट आएंगे, तो उस पर नजर बनी रहेगी। अभी मेक और ब्रेक कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें अनफोल्ड होनी है। और फेस्टिवल सीजन पे अभी देखिएगा सर, इतनी पॉजिटिव स्टोरीज आपको पढ़ने को मिलेंगी, पूरा इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदू बिजनेस स्टैंडर्ड भरा हुआ होगा कि ये तैयारी वो तैयारी, इतनी इन्वेंट्री, ये डिस्काउंट डिस्काउंट। तो उस झोंके में हम भूलने नहीं देंगे, हम लगातार बारीक डिस्कशन करते रहेंगे कि रियल पिक्चर क्या है यहाँ पे, नहीं, राइट और सर? एक मेक और ब्रेक का शब्द इसलिए किया यूज किया, तो मैं उसको बताऊंगा कि देखिए ब्रेक आने की चांसेस कम है, क्योंकि डीआईएस के पास पैसा रोटेशन का है, मगर पैसा है तो क्या गिरने नहीं देंगे, तो ब्रेक होने का संभावना उतना नहीं है, करेक्शन कंसोलिडेशन। पर मेक होने के लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर है जो मार्केट को मेक कर सकता है न्यू हाई के लिए, वो है बीटीए की अच्छी खबर। तो बीटी एफआईएस दौड़ के वापस आएंगे, तो कुछ नहीं चाहिए हमें, वो बीटीए साइनिंग हो गया, जैसे आपने देखा जैसे ड्रम को बीट किया यूके पीएम मोदी गए साइनिंग के लिए, इतना हवा हुआ, बट मार्केट में उसका असर नहीं पड़ा, क्योंकि बीटीए तो पहले ही फाइनलाइज हो गया, कल खाली साइनिंग था, ठीक है। करेक्ट। मगर यूएस के साथ अगर इवन इंटरिम डील साइन होता है, तो मेरा मानना है कि एफआई की सोच इंडिया के बारे में थोड़ी पलट कर वापस वो आ जाएंगे मार्केट के अंदर, तो तभी ये हायर वैल्यूएशंस उनको जस्टिफाइड लगेंगे कि फ्यूचर यूएस के साथ अच्छी है। तो मैं कहूंगा कि मेक के चांसेस है, ब्रेक के चांसेस कम है, पर मेक के चांसेस एक जो कहते हैं ना बाइनरी इवेंट, आईटी की बात कर रहे थे, बाइनरी इवेंट 0 या 1, यानी डील अनाउंस होगा या नहीं बिफोर August 1, तो बस अभी 4 दिन ही बाकी है। यस, अभी बहुत बाकी है, और मेक के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि बीटीएस वाकई नजरिया पूरा बदलेगा और भारत एक नए बिजनेस एनवायरनमेंट में प्रवेश करेगा अमेरिका के साथ, तो उस पर नजर और बनी रखेंगे। और एक और या चीज मैं फाइनली करूंगा, किसी ने सवाल पूछा था लास्ट टाइम आपके जो वीडियो के उसमें डाला था कि सुनील सर से जरूर पूछिए आईटी के बारे में, उन्होंने कहा था कि क्या अब है। मैं वो भी कहता हूँ, यस आईटी के रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आए हैं, मगर लार्ज कैप आईटी के ही उन्होंने गाइडेंस अच्छा नहीं दिया, मगर मिड एंड स्मॉल कैप के आईटी के जो कंपनियां हैं उनकी ग्रोथ नंबर्स और आउटलुक अच्छी आई है, नंबर 1। नंबर 2, यस करेक्शन अभी भी हो रहा है, मगर बट मैं इसको मेनली एफआईएस की सेलिंग और डीआईएस का नॉन इंटरेस्ट इन एन एक्सटर्नल सेक्टर, राइट, वेयर एज उनकी जो गाइडेंस अभी भी नरमी है उसमें, मगर यूएस इकोनॉमी की डेटा में कोई नरमी नहीं दिख रही है, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा कम आ रही है, राइट, उधर मेरे को कोई ग्रोथ स्लोडाउन की बात नहीं दिख रही है जितना कि ये आईटी कंपनीज डर रहे हैं। वो क्यों, मैं अभी जानने की कोशिश कर रहा हूं, मगर इतनी बुरी खबर नहीं है अमेरिकन इकोनॉमी की ग्रोथ के ऊपर कि आईटी के इनकम को इतना दबा के रखना, वो खास करके कारण है आईटी में करेक्शन। तो जैसे मैं कह रहा था कि अगर बीटीए का साइनिंग हुआ और एफआईएस की वापसी आ गई तो जरूर आईटी में भी वो खरीदारी करेंगे। तो मेरा बिल्कुल। अभी भी वही कह रहा हूं कि आप सावधान रहिए,
और बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटजी धीरे धीरे आप रखिए आईटी सेक्टर में। शायद थोड़े डिले हो रही है वो उसका रिकवरी मार्केट प्राइस में, राइट, मगर जरूर एक कॉन्ट्रा प्ले के तौर पर मुझे आईटी अभी भी एक उनके पोर्टफोलियो में एलोकेशन आपको धीरे धीरे बाय ऑन डिप्स करके रखनी चाहिए, क्योंकि जो डिफरेंस है, फासला है बिटवीन निफ्टी रिटर्न्स, वाईटीडी एंड आईटी, वो अभी पहले 18 थी, अभी 22 को बढ़ गई है। तो और भी कॉन्ट्रा को और कॉन्ट्रा हुआ है, बट एक ना एक दिन ये सुधर आ जाएगी व्हेन द एफआईएस कम बैक। तो सावधान रहिए, धीरे धीरे यस वॉलिटिलिटी कंटिन्यू रहेगी, और मगर मीडियम टर्म के लिए ये कॉन्ट्रा बेट मेरे ख्याल में अभी भी अच्छी बेट है। तो आप धीरे धीरे इसमें बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटजी रखेंगे तो अच्छा होगा। ये मैं आईटी के बारे में, क्योंकि किसी ने उधर क्वेश्चन में पूछा था कि आप पूछ था। हाँ, तो इसलिए नहीं, आपने कई बार एक्सप्लेन भी किया है कि आईटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। एक फेज है जहां पे वो अभी इस दिक्कत में, और तमाम सारे फैक्टर्स हैं उसके जो लगातार हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं हर शो में। तो नेक्स्ट वीक देखते हैं क्या होता है मार्केट में। कई सारे इवेंट्स भी हैं और कई सारे बड़े रिजल्ट्स भी हैं, तो उस पर कैसे माहौल बनता है, क्या होता है, और एफआईआई भाइयों का गुस्सा खत्म होता है कि नहीं वो भी हम लोग नजर रखेंगे। और डीआईएस देखते हैं वो भी और मुनाफा वसूली करने की नहीं, तो इन सब पर नजर रखेंगे। अगले हफ्ते फिर से तमाम नए इश्यूज के साथ हम लोग चर्चा करेंगे। सुनील सर, बहुत बहुत शुक्रिया, और आप एंजॉय करिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।